सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रून क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोमोटिव 404 का यूनिट नंबर 1, दैट इज ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। तो यार, हमने प्रीवियसली सेशन 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग कूलिंग सिस्टम दैट इज सेशन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। इस पे काफी सारे पेडेबल कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। लाइक 25 रुपीज में आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह चीजें मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको माइंड मैप वगैरह 20 रुपीज में मिल रहा है। साइंस का माइंड मैप, इस पे पिछले साल मेरे इस पे वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो इसके 20 रुपीज में इसके माइंड मैप चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। वो भी डिटेल माइंड मैप है, यानी एग्जाम के टाइम पे इनफ है इसका रिवीजन, ठीक है। 220 रुपीज में आपको यहाँ पे मिल रहा है कंप्लीट पैकेज मिल रहा है कैंडी नोट्स का, जिसमें आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी की सब कुछ रहेगा। नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, एसेसमेंट, रीजनिंग, केस स्टडी, ये सारी चीजें मिल रही है आपको। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, हम करा रखे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी की सारी चीजें लाइक क्विक रिवीजन, नोट्स, सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सारी चीजें, एमसीक्यूज, एसर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर, एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ हो गया, माइंड मैप्स हो गए। उसके अलावा साथ प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वगैरह भी आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाना है, क्लास 10th की पूरी प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, जिसमें रीडिंग्स वगैरह मिल जाएंगे, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो काफी सारी चीजें हमने फ्री में भी अवेलेबल करा रखा है। तो एक बार जरूर हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक वगैरह मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हमारा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम थोड़ा इसमें और क्लोजनेस आ जाते हैं और अच्छे से चीजें डिस्कस कर पाते हैं, शेयरिंग कर पाते हैं। बाकी आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कूलिंग सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन नंबर 5। तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, जरा ये समझते हैं। कूलिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको लुब्रिकेशन वाले सेशन में भी बताया था कि लुब्रिकेशन जो होता है वो लुब्रिकेशन के साथ साथ इंजन को कूल करने, ठंडा करने में भी हेल्प करता है। तो अपन कह सकते हैं जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इंजन में यूज होता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। बट कूलिंग सिस्टम इंजन के लिए स्पेशली डिजाइंड किया गया है। हर इंजन में ये चीज डिजाइन की गई है ताकि हमारा इंजन कूल हो, क्योंकि अगर हमारा इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट हो गया ना, तो हमारा पेट्रोल, डीजल या जो इंजन ऑयल इवापोरेट हो जाएगा, और अगर इवापोरेट हुआ तो इंजन सीज होने का, इंजन जैम होने का चांस बढ़ जाएगा। और अगर इंजन खराब हुआ तो अच्छे खासे भैया जेब से पैसे डील हो जाते हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है कूलिंग सिस्टम का, कि इंजन का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रखना और प्रिवेंट करना ओवर हीटिंग से, ठीक है। इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड लाइफ स्पैन ऑफ इंजन, इंजन के लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके। जितना अच्छा इंजन वर्क करेगा, जितना अच्छा उसका ओवर हीटिंग कंट्रोल में रहेगा, वो इंजन उतने दिन तक, उतने सालों साल चलता रहेगा। दैट्स वाई हम लोग इंजन्स में ना एक सेपरेट कूलिंग सिस्टम भी बना के रखते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार कूलिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा ये इंजन हो गया। इंजन के जस्ट आगे इस तरीके का रेडिएटर लगा होता है। आप कोई भी कार को देख लेना, आपके घर में कार वगैरह होगी तो आप हुड ओपन करना तो आपको एक रेडिएटर दिखेगा, है ना, इस तरीके का। उसके अंदर एक फैन लगी होगी और ऊपर से ऑयल वगैरह या वाटर वगैरह डालते हैं। वाटर और ऑयल, आजकल, पहले पुराने जमाने में वाटर यूज करते थे, क्योंकि वाटर क्या होता था, यहाँ से पंप होता था, इंजन के अंदर जाता था, इंजन को ठंडा करता था, उसका हीट लेकर आता था वापस। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे मान लो ये वाटर है, ये वाटर क्या हो रहा, पंप हुआ, ये पंप होकर इंजन के अंदर वाटर गया, इंजन की सारी हीट लिया। देखो यहाँ वाटर रेड हो गया, यानी वाटर ने सारा हीट इंजन का ले लिया, और वो जो वाटर है वापस से रेडिएटर में आ जाएगा। रेडिएटर का फैन जो है जब वो घूमेगा उस वाटर को ठंडा करेगा। अगेन जो वही वाटर जो है इस तरीके से पूरा का पूरा इस तरीके से आएगा, इंजन के अंदर जाएगा, हीट लेगा और वापस आएगा। और ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी लंबे समय तक, और इंजन हमारा ओवर हीटिंग होने से बचा रहेगा लंबे समय तक। लेकिन क्या होता था ना, पुराने जमाने में वाटर यूज करते थे, फिर वाटर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लाइक वाटर जहां जहां जा रहा था ना, हमारा रेडिएटर, सबसे पहले तो रेडिएटर हमारा जल्दी खराब हो रहा था, जंग लग रहा था, इंजन के अंदर भी डैमेजेस देखने को मिल रहे थे, लीकेज इश्यूज बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके बाद उतना अच्छा ओवर हीटिंग कंट्रोल भी नहीं कर पाता था लॉन्ग टूर्स पे, गर्मियों के टाइम पे इवापोरेशन हो जाता था, तो बहुत सारी चीजें थी। इसलिए आगे चल के आज के टाइम पे ना हम लोग कूलेंट यूज करते हैं, कूलेंट यूज करते हैं। जैसे हमारा इंजन ऑयल यूज करते थे ना लुब्रिकेशन के लिए, 20W30
2W40 इस तरीके से। उसी तरीके से कूलेंट भी आता है, ग्रीन कलर का कूलेंट आता है, एक येलो कलर का कूलेंट आता है, पिंक कलर का कूलेंट आता है। ये कूलेंट थोड़ा सा ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होती है, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाती है, इजिली इवापोरेट नहीं होती है। तो आजकल हम लोग इन सब जो सिंथेटिक कूलेंट है उनका यूज करते हैं वाटर की जगह पे। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको कूलेंट से रिलेटेड या कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मेथड ऑफ कूलिंग। अब इंजन जो बनाए गए हैं ना, उसमें भी लाइक हमारी बाइक में जो कूलिंग सिस्टम होता है वो एयर कूलिंग होता है। उसमें कोई अलग से वाटर नहीं डालते हम लोग बाइक के इंजन को ठंडा करने के लिए, या हमने कोई कूलेंट वगैरह यूज नहीं करते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हवा जो आता है इंजन से टकराता है, इंजन के आसपास फिन्स बने होते हैं जिससे हवा गुजरता है और इंजन ठंडा हो जाता है। तो कितने टाइप की कूलिंग सिस्टम होते हैं? पहला तो एयर कूलिंग होता है। एयर कूलिंग यहां भी देख सकते हो। जनरली क्या होता है कि देखो, एयर कूलिंग दो तरीके से काम होता है। एक बाइक की बात करेंगे अलग, कार में अलग। कार जब चलती है ना तो ये रेडिएटर से यहां से एयर एंटर करता है, यहां से एयर एंटर करता है, ठीक है। ये पंखा, इसके अंदर फैन भी होता है जो एयर को सक करता है। अब ये एयर जब यहां से क्रॉस करती है ना, ठंडी हवाएं, तो इसके अंदर जो गर्म वाटर है जो इंजन से अभी जस्ट आया है गर्म होकर, वो वाटर ठंडा हो जाता है। और वाटर ठंडा होकर फिर नीचे स्टेबल हो जाता है, फिर यहाँ से पंप होता है और अगेन ये वाटर हमारे इंजन में जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। वहीं बाइक की बात करें तो आप देखे होंगे बाइक का जो इंजन होता है ना, उस इंजन के आसपास इस तरीके के फिन्स बने होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं बाइक के इंजन के टॉप में, ठीक है। इस तरीके से आप देखे होंगे। अब क्या, जब बाइक इंजन आगे लगा, जब हम बाइक एक्सेलरेट करते हैं, चलाते हैं, तो जो हवाएं होती है ना, इन फिन्स से इस तरीके से गुजरती हैं, जिससे हमारा इंजन क्या होता है, कूल होता है। कन्वेक्शन मेथड से हवा आता है, हीट को लेता है और फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। कन्वेंशन में कंडक्शन मेथड, आपने कंडक्शन नहीं कन्वेक्शन बोलते हैं, पढ़ा है ना। 3 टाइप ऑफ हीटिंग, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट रेडिएट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। इसी को एयर कूलिंग बोलते हैं। अब देखो क्या रहा, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस मेथड इज टू हैव current of air flowing continuous over the heated metal surface from where the heat is to be removed। जहां से भी हीट निकालना है उसके ऊपर हवा कंटिन्यूस हम स्प्रे करते हैं, मतलब करंट को, एयर करंट को भेजते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब उस गर्म सरफेस से एयर टकराता है ना, वो हीट अपने अंदर लेता है और निकल जाता है, ठीक है। अब द हीट डेसिपेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब जो हीट निकल रहा है, किस रेट से हीट निकल रहा है, ये मान लो ये इंजन का सरफेस है, ये हवा आ रहा है, किस रेट से इंजन से वो निकलेगा, तो वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे। लाइक कितना इंजन का कितना एरिया उस हवा से टच हो पा रहा है। मास फ्लो रेट, एक कितना एयर फ्लो हो पा रहा है पर सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, आप ऐसा तो नहीं आपका जो इंजन है वो भी 40 डिग्री पे गर्म है और जो हवाएं बह रही हैं वो भी 40 डिग्री की है, दोनों पे तो हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं। आपको पता है हीट कैसे एक्सचेंज होता है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन। तो अगर आपका इंजन 40 डिग्री पे, तो हवा को कम से कम 40 से कम होना होगा। लाइक 35 डिग्री का हो, 32 डिग्री का एयर जब जाएगा तो वो हीट को ले लेगा, क्योंकि हीट हायर से लोअर की तरफ जाती है एंड देन निकल जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मास फ्लो रेट हो गया। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज्ड फॉर द इंजन, मेटल की कंडक्टिविटी कैसी है, अब किस मेटल से इंजन बना है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना ज्यादा कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी मेटल बनाओगे उतना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतना हीट एयर से बाहर निकाल पाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है एयर कूलिंग में, ठीक है। इसीलिए इंजन जो होता है वो कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टील एलॉय वगैरह से बनाया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है वाटर कूलिंग। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, पुराने जमाने में लोग वाटर कूलिंग यूज करते थे, ठीक है। अब इन वाटर कूलिंग द इंजन सिलेंडर्स आर सराउंडेड बाय वाटर जैकेट। जो देखो इंजन, जो ये देखो इंजन सिलेंडर्स है ना, उन इंजन के अंदर ना ग्रूव बने, छोटे छोटे एक अंडर ग्रूव्स, होल बने होते हैं जिनके अंदर वाटर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ये इंजन ऐसा नहीं इंजन के चैम्बर के अंदर चला गया। जैसे मान लो, जैसे ये एक इंजन का मेन ढांचा है, इसके अंदर ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा इंजन लाइक दिस, ये हमारा पिस्टन है जहां पे ये चल रहा है, ठीक है। ये पिस्टन हमारा ये घूमे। अब ये जो ग्रूव है ना, यहाँ पे इंजन के आसपास ऐसे होल्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनल होल, जिसमें से वाटर इस तरीके से जाता है, फ्लो होता है इस तरीके से और फिर बाहर निकलता है। मेन चैम्बर में नहीं जाता है वाटर, बस सरफेस के अंदर फ्लो होता है और बाहर निकल जाता है। तो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करता है वाटर और फिर बाहर निकल जाता है। तो वाटर कूलिंग सिस्टम हो गया। वाटर कूलिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक थर्मोसाइफोन सिस्टम होता है, एक पंप सर्कुलेशन। थर्मोसाइफोन सिस्टम में क्या होता है, हम एक हाइट पे हम वाटर को रखते हैं, वो वाटर ऑटोमेटिक जाता है, उसमें टच होता है, फिर इवापोरेट गर्म होकर फिर नीचे की तरफ जाकर फिर इकट्ठा होता जाता है, बाहर निकलता रहता है। पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम वाटर को पंप करते हैं, मशीन पंप करते हैं इंजन में वाटर, ठीक है। रेडिएटर इस तरीके से पंप, वाटर पंप का यूज कर, वाटर पंप उसको पंप करता है इंजन में वाटर को। इंजन में जब वाटर पंप होता है उसको ठंडा करता है, फिर हीट वाले को फिर पंप करते हैं रेडिएटर में। तो पंपिंग सिस्टम का यूज किया जाता है
फॉर कूलिंग द automobiles. ठीक है, in modern automobiles pump circulation system is employed because in this system required size of the radiator is much smaller than the thermo siphon system and the cooling is also faster. ठीक है, तो आज मॉडर्न टाइम में हम जो पंप सिस्टम ज्यादा प्रीफर करते हैं आजकल की गाड़ियों में इंजन को कूल करने के लिए, क्योंकि पंपिंग सिस्टम में क्या होता है, रेडिएटर थोड़ा छोटा भी हो गया है और ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया है. दैट्स वाई हम लोग पंप सर्कुलेटर सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं आज के जमाने में. ठीक है, अदर मेथड्स ऑफ सिलेंडर कूलिंग, जो इंजन के सिलेंडर्स है ना उनको कूलिंग करने के लिए कुछ और भी मेथड्स है, जैसे लिक्विड कूलिंग होता है जिसमें हम वाटर की जगह पे इस तरीके का कूलेंट यूज करते हैं. ठीक है, इस तरीके का कूलेंट यूज करते हैं, पिंक कूलेंट, ग्रीन कूलेंट, इन सब का यूज करते हैं. समटाइम्स इंस्टेंट ऑफ वाटर अदर लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर द इंजन कूलिंग. एग्जांपल जैसे ग्लिसरीन हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस पे जाकर इवापोरेट होता है, तो इंजन इतना हीट तो होता ही नहीं है. ठीक है, वाटर डालोगे तो इंजन कभी कभी 100-110 डिग्री पहुंच जाता है, इसमें तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा. रेडिएटर से वाटर खत्म हो गया तो इंजन फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कभी इंजन खराब हो गया, आपको पता ही नहीं है ना पानी है कि नहीं है, कितने बार चेक करोगे. ठीक है, तो ये कूलेंट वगैरह एक बार डाल दो, 6-7 महीना, 1 साल 2 साल फ्री हो जाओ. ठीक है, एंड इथिलाइन ग्लाइकोल हो गया जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 195 डिग्री तक इंजन गर्म होगा, तब कहीं वो कम होगा या इवापोरेट होगा. अगर लीकेज ना हो, इंजन का टेम्परेचर इससे ज्यादा ना जाए, तब तो वो कूलेंट लंबे समय तक चलता रहता है. ठीक है, हायरिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड टू कैरी हीट एंड कॉन्स्टेंटली वेट ऑफ द कूलेंट एंड हेंस दैट द रेडिएटर इज डिक्रीज. ठीक है, तो मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कूलिंग करने की कैपेसिटी उसकी उतनी अच्छी रहेगी, उतने लंबे समय तक वो लिक्विड रेडिएटर में घूमता रहेगा, स्टेबल रहेगा. ठीक है, दूसरा है प्रेशर सील्ड कूलिंग भी होता है. प्रेशर सील्ड कूलिंग, इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम वेयर द कूलेंट इज सील्ड अंडर द प्रेशर टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कूलेंट. ठीक है, प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हम जो रेडिएटर से जो पूरा कनेक्शन है ना, रेडिएटर से इंजन तक का कनेक्शन, ठीक है, रेडिएटर से जो पंप हो गया, पंप से जो इंजन हो गया, ठीक है, इन सबको एक प्रेशराइज पाइप्स के अंदर पूरा कनेक्ट करके रख, कहीं भी एयर लीकेज नहीं होता है. इसमें क्या होता है, प्रेशर की वजह से ना जो कूलेंट है ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाती है. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से क्या होता है, वो और अच्छे से वर्क करने लगता है और जल्दी इवापोरेट नहीं होता है, लंबे समय तक वो वाटर क्या होता है, कूलेंट आपका इंजन में बना रहता है, जल्दी खराब नहीं होता. इसके लिए हम क्या करते हैं, सम इंजन्स इंस्टेंट ऑफ एन ओवरफ्लो पाइप, कुछ इंजन में ना हम लोग ज्यादातर जो इंजन्स और रेडिएटर्स में ओवरफ्लो पाइप देते हैं कि कभी क्या होता है, गर्म होता है ना, जब इंजन चलेगा गर्म होने से क्या होता है, कूलेंट जो होता है थोड़ा उसकी विस्कोसिटी कम होती है तो वॉल्यूम बढ़ेगा. भाई जाहिर सी बात है, बर्फ का पिघलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो जब विस्कोसिटी कम होगी तो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ती है और एक लेवल से ऊपर जाता है, तो इंजन में एक हम लोग ओवरफ्लो देते हैं, जहां से क्या होता है वो जो कूलेंट है ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि इंजन में एक पर्टिकुलर लिमिट तक होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो नुकसान है, उससे कम हुआ तो नुकसान है. तो बना गया है कि इससे ऊपर अगर ऑयल जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाए, इससे इंजन सेफ रहेगा, हमारा इंजन में कोई लीकेज वगैरह नहीं होगा. बट क्या किया गया, प्रेशराइज, इसमें क्या कर दिया गया, ओवरफ्लो इस तरीके के एक चैम्बर दे देते हैं, ओवरफ्लो पाइप की जगह पे हम इस तरीके से एक चैम्बर दे देते हैं, जिसमें क्या होता है, हम रेडिएटर में कूलेंट तो भर ही देते हैं, इसके साथ साथ इसमें भी कूलेंट हम थोड़ा सा भर के रखते हैं. एक कभी किसी वजह से कूलेंट अगर कम होगा ना, तो प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम की वजह से ना प्रेशर कम होगा, तो अपने आप क्या होगा, इस चैम्बर में से थोड़ा सा कूलेंट आकर रेडिएटर में चला जाएगा, जितना कम होगा उतना उसको कॉम्प्रोमाइज कर देगा, जिससे क्या होगा कि भाई ठीक है, हमको पता नहीं चला, मान लो 6-7 महीने हम भूल गए, इंजन गाड़ी बहुत लंबे रनिंग पे चली, काफी टेम्परेचर बढ़ा, कूलेंट थोड़ा बर्न हुआ, इवापोरेट हुआ, तो अब हम कहाँ बार बार खोल के देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे. तो क्या होता है, 2 चैम्बर होता है, एक मेन चैम्बर होता है जिसमें कूलेंट भरा होता है, जो कि इंजन से इस तरीके से इंजन में जाता है आता है, और एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसको अपन बैकअप चैम्बर भी कहते हैं, जिसमें कूलेंट होता है, सील्ड पैक होता है. जब यहाँ का प्रेशर ऑयल कम होता है ना, कूलेंट कम होता है तो प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से अपने आप ये जो ऑयल होता है बैकअप वाले सिलेंडर से इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, और प्रेशराइज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑयल जो कूलेंट है लंबे समय तक बना रहता है, अच्छा कूलिंग सिस्टम करता है. ठीक है, क्लियर हो गया. अब जैसे ये देख सकते हो आप, ये रिजर्वायर टैंक भी बोलते हैं या बैकअप टैंक या रिजर्वायर बोलते हैं. ठीक है, ये रेडिएटर है, मेन क्या होता है, हम रेडिएटर में ही ऑयल डालते हैं, जो हमारा कूलेंट होता है ना, वो हम रेडिएटर में फिल कर देते हैं, पूरा ऊपर तक रेडिएटर में भर देते हैं, पूरा ऊपर तक. अब ये जो रेडिएटर से ऑयल है ना, ये इंजन के अंदर जाएगा, आएगा. इस दौरान कभी इंजन बहुत गर्म हो गया तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा कभी कभी कम भी हो जाता है. कम होने की वजह से जैसे ये कम होगा ना,
तो ये रिजर्वायर से ऑटोमेटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये एक्स्ट्रा जो ऑयल है रिजर्वायर टैंक से वो इसमें आ जाएगा और उसको मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो यार ये था हमारा मेन कूलिंग सिस्टम का फंडा। कुछ एडवांटेजेस हैं प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम का। देयर इज नो लॉस ऑफ कूलेंट। एक तो कूलेंट का लॉस नहीं होता क्योंकि पूरा सिस्टम हाई प्रेशर से प्रेशराइज्ड है, सील्ड पैक है। ठीक है, कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम नॉट डिक्रीज एट हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो जब, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता है। हाई अल्टीट्यूड पे ठंडक होता है, उसमें भी क्या होता है, कूलिंग एफिशिएंसी अगेन यहाँ कम नहीं होता है। ड्यू टू लो टेम्परेचर प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज अदरवाइज लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं? तो सबसे पहले तो रेडिएटर होता है। इस तरह की छोटी छोटी फिन्स बनी होती है जिसके अंदर से हवा जाता है तो वाटर को कूल करता है या कूलेंट को ठंडा करता है। फिर रेडिएटर कूलिंग फैंस होते हैं, जो फैन लगा होता है रेडिएटर में, आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रेशर कैप एंड रिजर्वायर टैंक होता है, ये हो गया रिजर्वायर टैंक हो गया, प्रेशर कैप वगैरह ये हो गया। ठीक है, वाटर पंप हो गया, थर्मोसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद बाईपास सिस्टम, फ्रिज प्लग्स, हॉसेस, हॉसेस यानी ये जो पाइप्स वगैरह है ना, इसको हॉसेस बोलते हैं। हेड गैस्केट, इनटेक मैनफोल्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे पूरा ऊपर मतलब इतने पार्ट से मिलकर हमारा कूलिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, अब हाउ डज कूलिंग सिस्टम वर्क, किस तरीके से हमारा कूलिंग सिस्टम काम करता है? तो यार पूरे वीडियो में आपको यही तो बताते आ रहा हूं कि कैसे काम करता है, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, देखो। एक कूलिंग सिस्टम वर्क बाय सेंडिंग अ लिक्विड कूलेंट थ्रू पासेज इन द इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक के आसपास जो पैसेजेस बने होते हैं, अंदर जो बने होते हैं, होल्स जो होते हैं, उनके थ्रू पास होता है, हेड तक जाता है जहां पे सबसे ज्यादा हीट देखने को मिलता है। कूलेंट फ्लो थ्रू दिस पासेज, इट पिक्स अप हीट फ्रॉम द इंजन, इंजन से हीट को लेता है। एंड हीटेड फ्लूइड देन मेक्स इट वे थ्रू द रबर होसेस, जो रबर पाइप्स वगैरह होती है ना, जो रबर इंजन जैसे इंजन में गया है ना, इंजन के फिर उस पाइप से फिर बाहर की तरफ आती है, रेडिएटर में जाता है इन फ्रंट ऑफ द कार के आगे जो लगता है। एज इट फ्लो थ्रू थिन ट्यूब्स, अब रेडिएटर के अंदर बहुत पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर डिवाइड होके पास होता है। ठीक है, द हॉट लिक्विड इज कूल्ड बाय द एयर स्ट्रीम एंटरिंग द इंजन कंपार्टमेंट। अब जो कार चलने से जो इंजन आ रहा है या जो फैन चल रहा है उससे जो हवा सक्शन हो रहा है, उस हवा की वजह से ना उन पाइप्स के अंदर जो लिक्विड्स है ना, वाटर जो है, जो भी कूलेंट है, वो इंजन से जो आया है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठीक है, वंस द फ्लूइड इज कोल्ड, एक बार कूलेंट ठंडा हो जाता है, रिटर्न टू द इंजन टू एब्जॉर्ब मोर, फिर वापस से इंजन में जाता है और हीट को एब्जॉर्ब करता है। द वाटर पंप हैज टू द जॉब ऑफ कीपिंग द फ्लूइड मूविंग थ्रू द सिस्टम ऑफ प्लम्पिंग एंड हिडन पासेजेस। तो एक पंप लगा होता है जो वाटर को लेता है, इंजन में भेजता है, वापस से सक करता है, फिर से रेडिएटर में भेजता है। एक पंप होता है जो पूरा काम करता है। अ थर्मोसेट इज प्लेस्ड बिटवीन द इंजन एंड रेडिएटर टू मेक श्योर दैट कूलेंट स्टे अबव अ सर्टेन प्रीसेट टेम्परेचर। एक थर्मोसेट यूज करते हैं, एक तरीके का सेंसर होता है जो इंजन से जो वाटर आ रहा है ना, थर्मोसेट में जा रहा है ठंडा होने, थर्मोसेट कह रहे हैं रेडिएटर में, उनके बीच में होता है हमारा थर्मोसेट। जैसे आप देख सकते हो इंजन से जो आ रहा है, ठीक है, फिर जो रेडिएटर में जा रहा है, इंजन से रेडिएटर और कूलेंट फ्रॉम इंजन जो आ रहा है ना, यहीं पे हमारा लगा होता है थर्मोसेट, जिसका काम क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, मतलब ओवर हीटिंग ना हो, ऐसा कूलेंट हमारा ओवर हीटिंग तो नहीं हो गया, खराब तो नहीं हो गया कूलेंट, तो यही थर्मोसेट से हमको पता चलता है। इफ द कूलेंट टेम्परेचर फॉल बिलो दिस टेम्परेचर, द थर्मोसेट ब्लॉक्स द कूलेंट फ्लो टू द रेडिएटर, फोर्सिंग द फ्लूइड इंस्टेड थ्रू द बाईपास डायरेक्टली बैक टू द इंजन। ठीक है, अच्छा, इसका एक और काम, बहुत बेहतरीन काम ये होता है कि जब इंजन से जो वाटर जो इंजन के अंदर गया है, रेडिएटर से जो इंजन में वाटर गया है, वो वाटर जब वापस से हीट लेकर, इंजन से हीट लेकर रेडिएटर में जा रहा होगा ठंडा होने के लिए, उस दौरान पहले वो थर्मोसेट से गुजरेगा। अब थर्मोसेट का काम क्या है कि जब इंजन से जो वाटर आ रहा है, इंजन से जो लाइन आ रही है ना, उसका टेम्परेचर करेगा, मेजर करेगा। देखिए टेम्परेचर कितना गर्म होना चाहिए, मान लो 98 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर सेट के, 98 डिग्री सेल्सियस से गर्म होगा ना, तभी उसको वापस से रेडिएटर में भेजेगा, नहीं तो वापस से एक बाईपास लाइन है, उसी वाटर को वापस इंजन के अंदर भेज देगा। क्योंकि भाई अब वो वापस आएगा, ठंडा होगा, फिर पंप करेगा, तो बैटरी यूज ज्यादा है, पावर यूजेस ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इंजन की एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, तो इंजन पूरी तरीके से वाटर गर्म है ही नहीं, तो वापस ठंडा होने के लिए क्यों भेजें, वहीं से उसको बाईपास कर। मान लो 98 डिग्री, अब इंजन से जो हीट निकल के आ रहा है जो कूलेंट, वो 50 डिग्री पे है, अभी भी वो कितना और गर्म हो सकता था, अभी भी 48 डिग्री और गर्म हो सकता था, तो वापस से उसको भेज देते हैं। तो अब अगली बार जब वो आएगा तो फिर 98 होकर आएगा, और 98 होकर आएगा तो उसको आगे भेज देंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से थर्मोसेट हमारा काम करता है। The coolant will continue to circulate like this until it reaches the design temperature।
थर्मोसेट के जो टेम्परेचर डिजाइन है 98 डिग्री सेल्सियस, जब तक कूलेंट उतना नहीं हो जाता तब तक वो रेडिएटर में कूलेंट जाएगा नहीं, वापस वहीं से बैक फ्लो कर देगा किसमें, इंजन के अंदर, जा भाई गर्म हो गर्म हो गर्म हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा पूरा काम होता है। ये हमारा रेडिएटर हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडिएटर हो गया, ये हमारा रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर हो गया। अब ये क्या हमारा पंप है यहाँ पे, ये देखो ये फैन है, फैन चलेगा तो हमारा ये पंप चालू, इंजन से ही ये फैन चलता है, इंजन स्टार्ट होता है, इंजन से ही ये फैन चलता है, रेडिएटर के पीछे एक फैन लगा होता है, देख रहे हो, इंजन से ही एक लिंक है, इंजन से ये पूरा लिंक है। जब ये फैन चलता है तो पंप भी इसी के थ्रू चलता है, इंजन इंजन स्टार्ट होता है, पंप भी चालू होता है। ये क्या होता है, ये वाटर को पंप करता है किसमें, इंजन, इंजन के अंदर जो ग्रुप्स है ना, उन ग्रुप्स में ये कूलेंट जाता है इस तरीके से, और उसके सारे हीट को लेता है। हीट लेने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलता है। इसी बीच में क्या लगा होता है, हमारा थर्मोसेट लगा होता है, थर्मोसेट लगा होता है। तो थर्मोसेट चेक करता है कि भाई अभी तो इसको इतना गर्म नहीं है ये वाटर, है ना, कि इसको हम रेडिएटर में भेजें। तो यहीं से एक बाईपास बना होता है, वापस से उसी वाटर को लिक्विड में इंजन में भेज देगा, फिर ये गर्म होकर बाहर निकलेगा। फिर थर्मोसेट चेक करेगा क्या ये गर्म हो गया तो उसको आगे भेज देगा इस तरफ रेडिएटर की तरफ, नहीं तो वापस से बाईपास करके वापस अगेन वो इंजन में वो लिक्विड को भेज देगा, जब तक वो थर्मोसेट में जो टेम्परेचर सेट है दैट इज 98 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस जो भी, तब तक वो भेजता रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मैंने एग्जांपल के तौर पर 98 100 बताया है, इसको सीरियस मत ले लेना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा कूलिंग सिस्टम खत्म होता है। सेशन 6 जो हमारा है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय।